ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी का गलत अर्थ कौन सा है? सही अर्थ नहीं कहा है, गलत। ये वाला प्रश्न वास्तव में गजब का प्रश्न है। देखा जाए जीव मात्र, कण कण और हर जगह, और मैं तो ये कहूंगा कि हर घड़ी भी है, क्योंकि जीव मात्र में ही राम नहीं है, सब जगह है, चर और अचर में। लेकिन बोर्ड का एग्जामिनर इस हर घड़ी को ही गलत मानेगा, क्योंकि यहाँ पर घटी से तात्पर्य घड़ी से नहीं है। वैसे घटी का मतलब घड़ी होती है, पर यहाँ पर हर जीव में, हर कण में, हर जगह है ईश्वर। तो सही यानी घटी घटी का गलत अर्थ होगा हर घड़ी। नेक्स्ट, विरह भुवंगम तन बसे का भाव। विरह भुवंगम तन बसे, इसको सही कर लेते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, तो विरह रूपी सर्प तन में बस गया, मतलब भुजंग का तन में वास होना, सांप शरीर में नहीं बसा। भुजंग से विरह की अनुभूति होना नहीं भाई, परमात्मा का तन से विरह होना और परमात्मा से विरह की अनुभूति होना। परमात्मा का तन से विरह कभी नहीं होता। परमात्मा से विरह की अनुभूति जब हो जाती है तो व्यक्ति या तो जीता नहीं है, और जीता है तो सांसारिक माया मोह में पड़ करके बोरा जाता है, ये वह कहना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखेंगे, बड़े अच्छे प्रश्न है। देखा जाए तो कुछ प्रश्न एवरेज से काफी ऊपर है आपके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। यहाँ पर कथन और कारण वाला प्रश्न है। परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है, और दूसरा है सांसारिक मोह माया में लिप्त प्राणी इस सत्य से सुपरिचित होता है। उलझ गए ना, सुपरिचित नहीं होता। माया मोह में लिप्त व्यक्ति तो इस सत्य को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए कथन और कारण दोनों गलत है, दिख फटाफट जाएंगे आपको, क्योंकि कथन तो सही है। यहाँ पर भी कथन गलत दे दिया तो गलत कर दो। कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या करता है, सही व्याख्या कर ही नहीं रहा। उलझन वाला नहीं है, केवल सुपरिचित को ढंग से पढ़ लो। कथन और कारण दोनों सही है तो कारण तो गलत है, इसका मतलब इसका सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। फिर है राम वियोगी ना जीवे का आशय। तो राम का वियोगी स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। राम का वियोगी स्वयं मृत्यु का वर्ण करता है। राम का वियोगी सांसारिक माया मोह से मुक्त तो हो ही नहीं सकता, और राम से विरही व्यक्ति की स्थिति विक्षिप्त तो जैसी इसलिए गलत है क्योंकि दो बातें कही है, राम वियोगी ना जीवे, अगर जीवे तो बोरा हो। हालांकि ये सही हो सकता था यदि दूसरी कंडीशन होती, तो राम का वियोगी स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वर्ण नहीं करता। प्रश्न वास्तव में बहुत क्वालिटी वाला है, बहुत अच्छे से बनाए गए प्रश्न है। फिर यहाँ पर भी 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं, 25 से 30 शब्दों में। मनुष्यता कविता में कवि ने गर्व रहित जीवन जीने की सलाह क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि आप चाहे कितने भी ऊपर पहुंच जाओ, पर गर्व जो है आपको वो बिल्कुल आपके किए हुए को समाप्त कर देता है। और एक बात अच्छे से आप लोगों ने मनुष्यता कविता में पढ़ी होगी, आप चाहो तो मनुष्यता कविता से बताए गए प्रश्नों की ओर भी बढ़ेंगे कि रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, अनाथ सनात जान कर स्वयं करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। तो हमें गर्व रहित जीवन इसलिए जीना चाहिए क्योंकि संसार में प्रत्येक व्यक्ति पर ईश्वर का हाथ है, कोई भी अनाथ नहीं है, दयालु दीन बंधु सब पर कृपा करता है। इसलिए स्वयं को सनात जानकर कभी गर्व में
नहीं रहना चाहिए, मदांध नहीं होना चाहिए। अगला, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर था इंद्र खेलता इंद्रजाल पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर तो 60 से 80 शब्दों में भी आ सकता था। यहाँ पर्वतीय स्थलों पर जो बरसात हो रही है उसमें तरह तरह के इंद्रजाल बताए गए। कभी तो पर्वत गायब हो जाता है, दिया ना उसमें कि वो बादलों के पंख लगाकर पर्वत उड़ जाता है। कभी बड़े बड़े पेड़ खत्म हो गए, गायब हो गए, धरती में धस गए। ये सब कैसा एहसास है? इंद्रजाल का एहसास है। इंद्रजाल मतलब जादू से है, पर ऐसा लग रहा है ये सब केवल कल्पना मात्र है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बादल रूपी यान में बैठ करके, है ना, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जैसे बादल रूपी विमान में बैठकर इंद्र देवता जादू दिखा रहे हो। कर चले हम फिदा, कर चले हम फिदा कविता से सैनिक की किन विशेषताओं का पता चलता है? आपके माइनर 2 के 7वें का दूसरा देख लेना। कर चले हम फिदा कविता में सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना मातृभूमि को सुहागन बनाए रखता है, दिया है ना। उसमें कई जगह आया है कि आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अपने खून के द्वारा शहीद या जो सैनिक है वह पूरी तरह से मातृभूमि को सौभाग्यवती बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरा, वह अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना मातृभूमि पर कुर्बान होने को सर्वोपरि रखता है। अपने जीवन के सुख के क्षणों में कवि की ईश्वर से क्या अपेक्षा है? आत्मत्राण कविता के आधार पर लिखिए। प्रश्नों की क्वालिटी बहुत शानदार है। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट आत्मत्राण कविता, यहाँ मेजर के 10वें का चौथा प्रश्न है यही वाला, इसी से काफी नजदीक, पर यहाँ प्रश्न बदला गया। उसने कहा कि जीवन के सुख के क्षणों में क्या अपेक्षा रखता है, तो पंक्ति का भाव ये आता है कि मैं सुखों में भी आपको न भूलूं, तव मुख पहचानूं छिन छिन में, है ना। जब मुझे सुखों की प्राप्ति भी हो तब भी उन सुखों में भी मैं तुम्हारे मुख को पहचानूं, कभी भी तुम्हें नहीं भूलूं। हे ईश्वर, ऐसी मुझे शक्ति दो। ये बात आत्मत्राण कविता में की गई है, जिसको रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन पर आधारित निम्नलिखित 3 में से 2 के उत्तर देना है। हम तीनों को समझते हैं। यहाँ प्रश्न आसान है। सपनों के से दिन के लेखक और उनके साथी ओमा को अपना नेता मानने के क्या कारण थे? प्रश्न अलग ही जगह से उठाया, वह यहाँ पर पूरी तरह से वहां चला गया उसके सहपाठी तक। क्या आप भी ओमा जैसे किसी को अपना आदर्श बनाना चाहेंगे? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। लेखक और लेखक के मित्र ये सोचते थे कि यदि गुरुजी ने 200 प्रश्न दिए हैं तो 20 दिन में करेंगे, तो 10-10 रोज करेंगे तब भी हो जाएंगे। यदि ये 200 प्रश्न हम 10 दिन भी रह गए तब भी करें तो 20 कर लेंगे। इस तरह से जो ही दिन पास आते जाते थे, तो लेखक ये सोचता था कि सवाल तो ज्यादा भी किए जा सकते हैं, पर जब अंत में वह कर नहीं पाता तो क्या करता है, ओमा को अपना आदर्श बना लेता है। ओमा नाम का एक लड़का जो अक्सर पिटता रहता था, एक मजबूत कद काठी का, है ना, ऐसे मोटे बड़े से सिर वाला एक का नेता हुआ करता था ओमा, उसको आदर्श बना लेता है। क्या आप भी ओमा जैसे किसी को अपना आदर्श बनाना चाहेंगे? हम तो यहाँ हाँ या ना दोनों उत्तर दे सकते हैं, स्वतंत्र है, पर हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से अपने कार्य से भागना भी गलत है। केवल मार खा करके और हम रह जाए कि चलो काम नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी सही नहीं है। यही इसका तर्क है। अपनी माँ से लगाओ और उनकी परवाह होने के बावजूद उनके द्वारा मना किए जाने पर भी टोपी ने इम्फन के घर जाना बंद क्यों नहीं किया? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर लिखी है, क्योंकि यहाँ पर जो टोपी था बलभद्र नारायण, जो इम्फन का एक अच्छा दोस्त था,
और जो इप्पन की दादी थी उसकी बोली उसे अपनी माँ की बोली जैसी लगती थी। इप्पन की दादी से टोपी को आत्मीयता हो गई थी, इसलिए मानवता के रिश्ते को जीवित रखने के लिए उसने धर्म और संप्रदाय की रुकावटों की परवाह नहीं की और उसके घर में जाना जारी रखा। हरिहर काका कहानी में परिवार और ठाकुरबाड़ी दोनों ने ही अपनी वास्तविक भूमिका का त्याग कर दिया था। यदि समाज में सचमुच ये दोनों अपने मूल दायित्व को छोड़ दे तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तरफ परिवार के लोग थे जो उसकी 15 बीघा जमीन के लिए ही उसकी सार संभाल कर रहे थे और दूसरी तरफ ठाकुरबाड़ी के महंत भी इस 15 बीघा जमीन के लिए परिवार में फूट डाल करके और अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। अगर समाज के दोनों तंत्र कौन से परिवार और धर्म दोनों अपना दायित्व छोड़ दें तो समाज जो है वो बहुत गलत दिशा में जाने लगेगा, क्योंकि यदि परिवार दगा देता है तो धर्म संभाल लेता है और धर्म दगा देता है तो परिवार संभाल लेता है। पर जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, जो लोग रक्षक है वो भक्षण करने लग जाए, तो इससे हमारा समाज दिशाहीन तरीके से गति करेगा। इसके बाद रचनात्मक लेखन घ पार्ट आया है। यहाँ केवल आपको दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लिखने वाला कोई मैटर नहीं है, अब तक भी नहीं लिखवाया जा रहा। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर, एक ही विषय पर 5 नंबर बहुत अच्छे होते हैं। 120 शब्द लगभग 1 पेज या उससे कुछ अधिक। इसमें पॉइंट्स नहीं लिखते, यदि पॉइंट्स लिखते हैं तो नंबरों की कटौती बहुत होती है, क्योंकि फिर वह निबंध बन जाता है। यह केवल आपकी मदद के लिए है पॉइंट। वर्षा ऋतु में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन। वर्षा ऋतु से पूर्व प्रकृति। वर्षा ऋतु से पूर्व भयंकर गर्मी और गर्मी के 10 तपा बीत जाने के बाद फिर बरसात की स्थितियां पैदा होती है, भयंकर तरीके से उमस पड़ती है और जब उसी स्थिति में वर्षा का आगमन होता है, मैं आपको लिखवाने के हिसाब से लैंग्वेज नहीं बता रहा, केवल समझा रहा हूं। वर्षा के आगमन के बाद प्राणी जगत को संतुष्टि प्राप्त होती है, धीरे धीरे शीतलता आने की स्थितियां आती है, छोटे छोटे पौधे बढ़ने लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली की स्थितियां बनती है और प्राकृतिक सौंदर्य में इतनी वृद्धि हो जाती है कि हमारे आसपास का जो वातावरण जेठ के महीने में हमें बहुत पीड़ादायक लग रहा था, वही बिल्कुल खुशी का माहौल पैदा कर देता है। यहाँ पर बहुत अलग ट्रेंड पे चला गया एग्जामिनर। घनी आबादी के पास पार्कों की अनिवार्यता। क्या घनी आबादी के आसपास पार्क होने चाहिए? क्या बिल्कुल होने चाहिए। तो इसके लिए संकेत बिंदु दे रखे, शुद्ध हवा के संचारक, बच्चों को खेलने की सुविधा और प्रदूषण दूर करने में सहायक। तो हम शुरुआत कर सकते हैं इसकी। हालांकि प्रस्तावना वगैरह लिखनी नहीं है, लेकिन शुरुआत प्रस्तावना के स्टाइल में ही होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जब जनसंख्या बेरोक टोक तरीके से बढ़ रही है, जब घरों के आसपास कोई किसी तरह की खेलने की व्यवस्थाएं नहीं होती, तो बच्चे अपने घरों में कैद जैसे मालूम होते हैं और बच्चों के खेलने के लिए और शुद्ध वायु की प्राप्ति के लिए पार्कों का होना जरूरी है, क्योंकि ये उद्यान, ये बाग बगीचे या छोटे छोटे पार्क बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बहुत मददगार होते हैं, क्योंकि बच्चे खेल करके अपना शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बनाते हैं और इससे प्रदूषण को दूर करने में भी मदद मिलती है। ये आप आराम से लिख सकते हो, 100-150 पेज, इसमें कोई शब्द कोई ज्यादा नहीं होते। यहाँ 120 शब्दों की बात की गई है। समय प्रबंधन में छिपा है सफलता का राज। अगर हम समय की कीमत को पहचानेंगे तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। समय प्रबंधन का मतलब विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव, चुनौतियां और समाधान। समय प्रबंधन से तात्पर्य समय को सही तरह से मैनेज करना, कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना, इन सब बातों को समझते हुए व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो समय का
हम सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि समय जो निकल गया, आप यहाँ कह भी सकते हो कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। जब समय निकल जाए तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे स्लोगन्स का प्रयोग भी आप कर सकते हो। और चुनौतियां बहुत सारी है, क्योंकि समय चला जाए तो व्यक्ति का जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। इसका एक ही समाधान है कि समय के महत्व को समझते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहो। इनमें से एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना है। दोनों ही आपके पत्र जो है अलग अलग, बहुत अलग क्षेत्र से है। आप देविका या देव है, चाहो जो बन जाओ। यदि लड़के हो तो देव, लड़की है तो देविका, या कुछ भी आप कर सकते हो। सार्वजनिक उत्सव और समारोह में भोजन की बर्बादी एक आम समस्या है। इस समस्या की ओर जन जागरूकता हेतु किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। क्या दैनिक समाचार पत्र का संपादक इस पर रोक लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। लेकिन समाचार पत्रों में कोई भी बात यदि उठाई जाती है तो उस बात के उठने के कारण होता यह है कि समाज में एक जागरूकता फैलती है। तो हम कैसे शुरुआत करेंगे? ऊपर आप चाहो तो प्रेषक का नाम दे सकते हो, प्रेषक का एड्रेस, फिर किसको, श्रीमान, सेवा में श्रीमान, संपादक दैनिक समाचार पत्र, यहाँ नाम नहीं दे रखा, कोई भी नाम दे सकते हो। और विषय दे सकते हो कि सामूहिक भोजों में या सार्वजनिक उत्सवों में भोजन की बर्बादी के विषय में। तो महोदय, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक उत्सवों में और सामूहिक भोजों में भोजन की का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बर्बादी बहुत ज्यादा हो गई है। अतः इस विषय में आप अपने अखबार में कोई लेख लिख करके लोगों को जागरूक करने की कृपा करें। धन्यवाद। और नीचे नीचे बहु दिए या इस तरह से आ जाएगा। फिर सेकंड में भी यही है, आप देविका या देव हैं, अपने विद्यालय के व्यावसायिक विषयों की नियमित कक्षाओं की व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य को निवेदन करते हुए पत्र लिखना है। तो यहाँ पर भी ये तो और सरल है, ये स्कूल के प्रिंसिपल से कहा है। वोकेशनल जो सब्जेक्ट है उसके विषय नियमित रूप से नहीं पढ़ाए जाते, जिसकी आवश्यकता है आपको। अतः उनसे निवेदन करो कि इन विषयों के कालांश भी समय पर लगाएं। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय XYZ, कहीं दिया हुआ नहीं है स्कूल का नाम। विषय व्यावसायिक विषयों की नियमित कक्षाओं की व्यवस्था के संदर्भ में महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि काफी समय से व्यावसायिक विषय की जो कक्षाएं हैं वह समय पर नहीं चल पा रही है, जिससे हमारी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत सारी बाधा पैदा हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि इन विषयों की कक्षाएं समय से लगवाएं, ताकि बच्चों को समय पर पढ़ाई अच्छे से उनकी मिलती रहे। धन्यवाद। और यहाँ पर भी वही भाव दिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य दोनों ही हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में सूचना। सबसे सरल काम होता है सूचना का, जो 4 नंबर की होती है। सूचना को संक्षिप्त में ही लिखना होता है, बहुत बड़ी नहीं है। 60 शब्द 6-7 लाइनें होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आपके विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन की ओर से फास्ट फूड के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए सूचना लिखिए। अब यहाँ अगर आप ज्यादा अच्छे से नहीं सोच पाओगे तो नंबर कटेंगे। आप ये मत कर देना फास्ट फूड से होने वाली हानियां नहीं लिखनी। हमें वह जागरूकता के लिए जो 2 दिवसीय शिविर था उसके संदर्भ में सूचना देनी है। ऊपर ही ऊपर संस्था या विद्यालय का नाम, उसके नीचे सूचना, एक तरफ दिनांक, और फिर लिखना शुरू कर देना है। समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि फास्ट फूड के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सबकी उपस्थिति
अनिवार्य है। और नीचे आज्ञा से प्रिंसिपल भी लिखा जा सकता है, और यदि आपके पास कोई पद है वो भी लिख सकते हैं, कोई इसके नंबर नहीं कटते, प्रारूप समझाना है। आप कमला निवासी कल्याण संघ के अध्यक्ष या प्रेरणा प्रताप हैं। प्रेरणा या प्रताप में से आप कुछ हैं या नाम दे रखा है। आपकी सोसाइटी के बुजुर्गों को ऑनलाइन सेवाओं का प्रयोग कर लाभ उठाने के लिए 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के निवासियों को इसकी जानकारी देने के लिए सूचना लिखिए। तो यहाँ नीचे कमला निवासी कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रेरणा या प्रताप है। अब ये नाम नहीं है, ये सब तो स्थान है ना, और आप अध्यक्ष हो उसके। तो यहाँ पर भी वही ऊपर ही ऊपर कमला, ये जो आप कमला नहीं, वो प्रेरणा या प्रताप है आप। अब ये ध्यान रखना कि कमला निवासी कल्याण संघ ये संगठन का नाम है, और उसके बाद सूचना दिनांक है ना, समस्त निवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक इतनी तारीख से लगाकर इतनी तारीख तक 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्गों को ऑनलाइन सेवा का प्रयोग करने के लाभ बताए जाएंगे तथा एक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। अतः हम सबकी भागीदारी इसमें अनिवार्य है, ताकि बुजुर्गों को भी वर्तमान युग से जुड़ने का अवसर मिल सके। और फिर नीचे अध्यक्ष कमला निवासी कल्याण संघ, कमला निवासी कल्याण संघ अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखोगे पहले। यहाँ पर अपना नाम भी आप लिख सकते हो, प्रेरणा या प्रताप, फिर अध्यक्ष कमला निवासी कल्याण संघ। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन। आप जानते हो विज्ञापन को बहुत आसान तरीके से आप उतना ही लिखो जितना उसमें आवश्यक है। प्राकृतिक सामग्री से हस्त निर्मित आभूषण बनाने वाली कंपनी सज्जा की ओर से अपने उत्पाद की जानकारी देने हेतु, बिक्री बढ़ाने हेतु, तो यहाँ पर बॉक्स निश्चित रूप से विज्ञापन में बनता है। और यहाँ पर आपकी जो संस्था है वो कंपनी है सज्जा, है ना। तो सज्जा कंपनी के लिए आपको विज्ञापन देना है। क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना, और 1-2 चित्र आप उसमें दे सकते हो कि क्या क्या वो आभूषण वगैरह, चाहे वो लकड़ी के हो या कोई और चीजों के, पत्थर वगैरह के मनकों वाले हार, जो भी हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पता और मोबाइल नंबर लिखना नहीं भूलना चाहिए। रक्तदान महादान, रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। इसका और सरलता से हो जाएगा रक्तदान महादान, है ना। तो ये रक्तदान महादान, इधर खुशखबरी दी जा सकती है। रक्तदान के लिए अगर आपको चित्र बनाना आता है तो बना सकते हो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर इसके लिए जन जागरूकता फैलानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आपको ये विज्ञापन बनाना है। तो सौजन्य से स्वास्थ्य मंत्रालय, और यहाँ पर जगह दी जा सकती है, और बाकी का आप इसमें चित्र वगैरह, विशेषताएं वगैरह दे सकते हो। तो ये विज्ञापन की बात है। और इसका अंतिम प्रश्न है, अंत में इसमें बताया कि राजभाषा हिंदी के उपयोग के लिए किशोरों को प्रेरित करने की वाले कार्यक्रम प्रसारित करने का निवेदन करते हुए दूरदर्शन निदेशालय को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। ईमेल के बारे में आपको बताया था कि ईमेल में फ्रॉम टू, यहाँ पर प्रेषक और प्रेषिती भी लिखा जा सकता है, प्रेषिती और प्रेषक, है ना। फिर सीसी कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद विषय, और विषय में क्या लिखोगे कि राजभाषा हिंदी के उपयोग के संदर्भ में। तो आप कहोगे कि वर्तमान युग में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कम होने लगा है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि इसे फैलाएं। इसके लिए मतलब आपको लोगों को नहीं बताना, सूचना नहीं है, यहाँ दूरदर्शन के निदेशालय को लगभग 80 शब्दों में ईमेल देना है। तो यहाँ पर
मैं ये थोड़ा सा करेक्ट करो, मैंने शुरू में जो बताया उसमें सुधार कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट लोगों से नहीं जोड़ा गया, दूरदर्शन निदेशालय से कहलवाया जाएगा कि आप दूरदर्शन पर इस प्रकार का एक कार्यक्रम दो जिससे राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके, है ना। तो श्रीमान निदेशक महोदय, दूरदर्शन निदेशालय, है ना, निवेदन है कि वर्तमान में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जो स्थितियां है वो कमजोर होती जा रही है, था आपसे निवेदन है कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आप अपनी भूमिका का निर्वहन दूरदर्शन के माध्यम से करें ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ठीक है। और फिर वर्षा का मौसम था, सुबह के 4 बजे होंगे, मैं अपने कमरे में 2 दिन बाद होने वाली प्रवेश परीक्षा की तैयारियों में मगन थी या था। तभी पंक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिख दो। ये पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। आप इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो, किसी दुर्घटना से जोड़ सकते हो, किसी और घटना से जोड़ सकते हो, कई कहानियां बन सकती है ना। परीक्षा की तैयारी कर रहा था तभी एक दिन ऐसा ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, मतलब आपको 100 शब्द इसमें कंप्लीट करके देने हैं। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पेपर था, ये लगभग मॉडरेट लेवल का भी हो सकता है, कुछ चीजें इसमें बहुत आसान भी थी। ये पहला भाग था, दूसरे और तीसरे भाग को भी हम इसी में देखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉमन थे, लेकिन कुछ प्रश्न जो है वह लगभग वैसे के वैसे ही हम देख सकते हैं और अलग तरीके से, मतलब कॉमन क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए और जो अलग प्रश्न है दूसरे तीसरे पार्ट के उनको भी पढ़ेंगे। दूसरे तीसरे पार्ट में इन सबको पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। 2 का ये प्रश्न पत्र है और सेट 2 के इस प्रश्न पत्र में हम बहुत सारे कॉमन प्रश्न हम लोग जो कर चुके हैं वो आपको सेट 1 में मिल गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब इस प्रश्न पत्र में हम जो जो चीजें अलग आई थी उन सब के बारे में समझते हैं, देखते हैं। ये पहला वाला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को, ये गद्यांश और इसके बाद ये पद्यांश, ये दोनों आप पहले भी पढ़ चुके हो, सेट 1 में भी सेट 2 में, दोनों में यही वाला गद्यांश है। इसके बाद हम यदि तीसरे प्रश्न की ओर बढ़े, केवल ग्रामर का पोर्शन और राइटिंग का एक, ज्यादा प्रश्न अलग नहीं है, जो अलग प्रश्न है उनको समझेंगे केवल। निर्देशानुसार पदबंध, मैं एक बार इसमें चेक भी कर लेता हूँ। पहला प्रश्न बिल्कुल कॉमन है, दूसरा भी कॉमन है और तीसरे प्रश्न से कॉमन नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इनको अच्छे से समझेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने, उनके मित्रों में से कुछ को मैं भी जानता हूँ, वाक्य में सर्वनाम पदबंध छांट कर लिखिए। पहले प्रश्न पत्र में आपको बता दिया कि ये यहीं से आया है, सर्वनाम पदबंध का आपने था, और ये दूसरे सेट में। अब आप खुद ही देखो, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और संकेतवाचक विशेषण होता है। मतलब 6 प्रकार के अपने सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। यहाँ पर कुछ जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये सर्वनाम है, तो उनके मित्रों में से कुछ, ये वाला आपके कौन सा होगा, सर्वनाम पदबंध। सुबह से शाम तक मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो यहाँ सुबह से शाम तक रेखांकित है, अब क्या किसके लिए आया है सुबह से शाम तक, प्रतीक्षा कर रहा था। अब प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना, यहाँ आपकी के लिए नहीं आया है, प्रतीक्षा कर रहा, करता रहा, तो प्रतीक्षा करता रहा कब से कब तक, सुबह से शाम तक, यानी ये समय को बता रहा है। और कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसका मतलब ये होगा क्रिया विशेषण पदबंध। ये क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध, एकदम 100% एक्यूरेट है, आप अच्छे से मिलान कर लेना। लहरों पर पड़ती सूरज की रंग बिरंगी किरणें बहुत भली प्रतीत हो रही थी, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। इसमें ग्रामर थोड़ी सी लेवल से डाउन है, यहाँ पर ध्यान अगर नहीं दोगे कि रंग बिरंगी पे ध्यान चला जाएगा तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, जो कि गलत होगा। किरणें तक अंडरलाइन है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, संज्ञा पदबंध। इसके बाद अगला
तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सा सुनाई दिया। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी बताइए। है गूंजता सा सुनाई दिया, यहाँ पर अंत में वैसे भी क्रिया पदबंध ही होता है और सुनाई देना क्रिया का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर क्रिया पदबंध है, ये कारण हो जाएगा। घी टपकते मालपुए हरिहर काका को परोसे गए। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। तो इन मालपुओं की विशेषता है कि घी टपकते हुए थे, इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा? विशेषण पदबंध। तो ये था आपके पदबंध का बहुत आसान सा प्रश्न। इसके बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 में से 4 के उत्तर देना है। तो शुरू में वे व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, किंतु परंतु लेकिन मगर पर संयोजक विभाजक विरोध दर्शक परिणाम सूचक, ये लेकिन विरोध दर्शक है और समानाधिकरण समुच्चय बोधक सारे किसमें आते हैं? संयुक्त वाक्य में है। तो वाक्य का भेद इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, दोनों ही वाक्य स्वतंत्र है। शहर छोड़कर कहीं जा पाने वालों ने यहाँ वहां डेरा डाल लिया, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करके लिखिए। अब यहाँ दो स्वतंत्र वाक्यों को किसी समानादि बोधक द्वारा जोड़ना है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा। तो शहर छोड़कर नहीं जा पाने वालों ने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। हम यहाँ पर जो और वे से जोड़ेंगे तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वे लोग शहर छोड़कर नहीं जा पाते, अतः उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। अतः और इसलिए से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, मिश्र वाक्य में रूपांतरित करके लिखिए। जैसे ही वह चैतन्य हुआ वैसे ही उधर बढ़ने को विवश हो उठा। जैसे ही वैसे ही नहीं, तो जो ही और त्यों ही। जो ही वह चैतन्य हुआ वह इधर उधर बढ़ने को विवश हो उठा। अक्सर हम गुजरे हुए दिनों की याद में उलझे ही रहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, तो यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है, सरल वाक्य है। किसी प्रकार के कोई वाक्य आश्रित या स्वतंत्र कोई सा भी इसमें नहीं है, ये बिल्कुल सिंगल वाक्य है, तो ये सरल वाक्य होगा। पांचवा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहो, कि क्योंकि और ताकि सरल वाक्य में रूपांतरित करके लिखिए। अभी बताओ ये वाक्य कौन सा है? ये वाक्य मिश्र वाक्य है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य भी है ये वाला। तो सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कह दो, ये इतना सा हो जाएगा। सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कह दो, की घट जाएगा इसमें से, जिसमें ये वाक्य कैसा हो जाएगा? सरल। फिर है निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 में से 4 के उत्तर। किस समास का अन्य पद प्रधान होता है? एक उदाहरण भी लिखिए। तो यहाँ डायरेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता न उत्तर पद प्रधान होता। उन दोनों के योग से अन्य पद की प्रधानता प्रमाणित होती है। एक तो दे दिया, एक उदाहरण भी लिखिए। आप चाहो तो त्रिलोचन लिख सकते हो। 3 है लोचन, जिनके अर्थात शिव न तो त्रिप्रमुख है न लोचन प्रमुख है, तीसरे अर्थ का बोध हो रहा है। इसका जिक्र महाकवि तुलसीदास ने भी अपनी रचनाओं में किया। रेखांकित पद का समास विग्रह कीजिए। तो एक तो होगा महाकवि, महान है जो कवि, ये तो हो गया इसका समास विग्रह। और यदि विशेषण विशेष्य का संबंध बताया जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। फर्स्ट पेपर में भी कर्मधारय समास का जिक्र आया 2 प्रश्नों में। शैलेंद्र फिल्म के निर्माता बनने के लिए सर्वथा योग्य थे। रेखांकित पदों के लिए उपयुक्त समस्त पद और समास का भेद। फिल्म के निर्माता, इसका समस्त पद हो जाएगा फिल्म निर्माता। और यदि का, की, के आ रहा है तो समास का भेद होगा कौन सा?
तत्पुरुष, और तत्पुरुष भी कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। का, की, के, रा, री, रे उसी में आता है। यथाक्रम समास में किस वेद का उदाहरण है? यथा शब्द आ गया तो निश्चित रूप से अव्ययी भाव समास यहाँ पर होगा। द्वंद्व समास की पहचान बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो आप द्वंद्व समास की परिभाषा भी यहाँ लिख सकते हो। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य क्या, दोनों पदों के मध्य और, एवं, तथा इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, और भी बहुत सारे हैं, 10 या 20 हर जगह। यहाँ क्योंकि द्वंद्व के भी 3 भेद होते हैं, अगर ढंग से पढ़ो तो इतरेतर द्वंद्व, विकल्पत्व द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। निम्नलिखित मुहावरे पर आधारित 5 में से 4 के उत्तर। वामीरों को आता देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, वाक्य में से मुहावरा छांट कर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। खुशी का ठिकाना न रहना, ये तो हो जाएगा मुहावरा, है ना। तो अपनी परीक्षा का परिणाम पाते ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ये उदाहरण हो गया। भाइयों की बातें सुनकर हरिहर काका का, है ना, और गया रिक्त स्थान की पूर्ति मुहावरे से कीजिए, है ना। तो भाइयों की बातें सुनकर हरिहर काका का दिमाग घूम गया, हक्का बक्का सा रह गया। कई प्रकार के यहाँ बन सकते हैं क्योंकि उसको पाठ से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं हरिहर काका का दिमाग घूम गया। इस तरह 2, 3, 4 अलग अलग आ सकते हैं, नंबर सब में मिलेंगे क्योंकि यहाँ पाठ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ग्रामर से मतलब है। निराशा खत्म होना, अर्थ को व्यक्त करने वाला उपयुक्त मुहावरा, ये अपने टेस्ट सीरीज में आया हुआ है। निराशा के बादल छंटना, निराशा के बादल छंटना मुहावरे का अर्थ होगा निराशा खत्म होना। इसके बाद अगला मुहावरा है पापड़ बेलना। मुहावरे का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। केवल प्रयोग ही करना है, जो पूछा है वही जवाब दो, है ना। तो हमें सफलता पाने के लिए कई तरह से पापड़ बेलने पड़ते हैं, सफलता मुफ्त में प्राप्त नहीं हो जाती। दिन गिनना और दिन काटना, अर्थ लिखकर इन दोनों मुहावरों का अंतर स्पष्ट कीजिए। दिन गिनने का मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और दिन काटने का तात्पर्य होता है मतलब स्वयं जब बहुत दुखी होते हैं, है ना, तो यहाँ दिनों को निकलने की प्रतीक्षा करना। यहाँ तो किसी चीज का इंतजार करते हैं, जबकि यहाँ दिनों को काटा जाता है मतलब जबरदस्ती जीवित रहना, है ना। तो दोनों का अर्थ इन मुहावरों के आधार पर ही अंतर स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर तो सकारात्मकता से है, यहाँ पर नकारात्मकता से है, क्योंकि यहाँ पर दिनों के बीतने का इंतजार हो रहा है, जबकि यहाँ पर दिनों को काटा जा रहा है जबरदस्ती। ये अंतर है दोनों में। उसके बाद वापस कुछ कॉमन प्रश्न आएंगे, उनकी बात करेंगे, और फिर कॉमन के अलावा जो बाकी है इसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सारे कॉमन आ रहे हैं। 10वां प्रश्न जो है वह अलग है, तो हम 10वें प्रश्न तक चलते हैं, उसके बाद 16वां है। तो 10वें प्रश्न की अगर बात करें, ये सब कॉमन है, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। तो 10वां प्रश्न जो गद्यांश से रिलेटेड है या पद्यांश से होगा, 10वां, अभी ये 9वां प्रश्न है, इसके बाद ये 10वां प्रश्न, ये इसने अलग दिया है दूसरे प्रश्न पहले वाले प्रश्न पत्र से। गद्य खंड पर आधारित 4 में से 3 के उत्तर 25-30 शब्दों में, पैटर्न वही रहेगा, केवल प्रश्न बदलेगा। तातारा वामीरों द्वारा प्रेम के लिए अपने जीवन के बलिदान को उनके समाज ने क्यों याद रखा? तातारा वामीरों कथा पाठ के आधार पर लिखिए। तातारा और वामीरों का जब एक दूसरे से विवाह नहीं हो पाता, एक दूसरे से प्रेम संबंधों में जब समास बाधा बनता है, तो यहाँ पर तातारा वामीरों का
न केवल अपने प्रेम का बल्कि अपने जीवन का बलिदान दे देना और समाज के लिए एक मिसाल कायम करना, इन सब के कारण वहां के लोग, समाज उसे याद करता है। आज भी उनके बलिदान दिवस को मेले के रूप में मनाया जाता है, याद किया जाता है। जैन की देन पाठ हमें क्या संदेश देता है? ये वाला प्रश्न भी आपके टेस्ट सीरीज के पेपर में था। जैन की देन पाठ, इसमें ये कहा था कि जापान के लोग अपना दिमाग सही से चलाने के लिए क्या करते हैं, तो जैन के देन पाठ के अंदर ये बताया गया कि किस तरह से जापान के लोग जो बहुत तीव्र गति से जीवन जी रहे हैं, उनको उस तनावग्रस्त जीवन को तनाव मुक्त करने के लिए एक 6 मंजिला इमारत के ऊपर एक चाय पिलाने का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक बार में 2-3 लोग ही बैठ सकते हैं। शांति का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन ये संदेश नहीं हुआ। ये इतनी कहानी क्यों सुना रहा हूं? बच्चे यही लिखेंगे, फिर कहेंगे सर नंबर नहीं आए। अरे भाई, संदेश ये है कि हमें भूत में और भविष्य में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि भूतकाल निकल चुका और भविष्य आने वाला है। हमें हमेशा वर्तमान में ही जीना चाहिए, क्योंकि ये दोनों काल्पनिक है। ये संदेश जैन की देन पाठ द्वारा दिया गया और लोगों को वर्तमान में जीना सिखाने के लिए ही जापान में ये इस तरह से चानो यू का आयोजन किया जाता है। याद है आपको कि किस तरह से गरिमापूर्ण तरीके से चाय बनाई जाती है और पिलाई जाती है। अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि मनुष्य के बढ़ते हस्तक्षेप का बदला समुद्र ने किस रूप में लिया। एक दिन उसको जब गुस्सा आया, क्योंकि मनुष्य ने समुद्र को भी छोटा कर दिया। पहले वह उसने पांव समेटे, फिर वह उकड़ू बैठा, जब नहीं बैठा रहा गया तो वो खड़ा हो गया। लेकिन एक दिन जब उसको गुस्सा आया तो उसने 3 समुद्रों को उठा करके और गेंद की तरह बाहर फेंक दिया, है ना। इस तरह से उसने बदला पूरा किया। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान में भी तीसरी कसम जैसी साहित्यिक, कलात्मक और सार्थक फिल्में बनाना जोखिम भरा काम है? स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल। वर्तमान कल्चरल पोल्यूशन के दौर में जब सांस्कृतिक प्रदूषण भयंकर बढ़ता जा रहा है, उस युग में अगर आप साहित्यिक और कलात्मक फिल्म बना करके लोगों के सामने रखोगे तो उनका तो टेस्ट ही अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका जीवन अलग है। और उस जीवन में इस तरह की फिल्में बनाया जाना वास्तव में साहसिक कार्य और बहुत जोखिम भरा काम है, क्योंकि हो सकता है ये फिल्म ज्यादा नहीं चल पाए। तो इस तरह से ये वाला प्रश्न अलग था। बाकी 11वां प्रश्न वही है, 12वां भी वही है, 13वां भी वही है, 14वां प्रश्न भी वही है जो बताया जा चुका है। 15वां प्रश्न ये फास्ट फूड वाला, सूचना वाला, ये भी वही है। 16वां प्रश्न यहाँ से अलग है। 16वां प्रश्न अलग है। 16वें प्रश्न के बारे में समझते हैं। किसी एक विषय पर 40 शब्दों में विज्ञापन ही अलग है। तो विज्ञापन तो आप वैसे भी लिख सकते हो, आसान सा विज्ञापन। अचार मुरब्बे बनाने वाली कंपनी का नाम है स्वाद। इसकी ओर से अपने उत्पादों की जानकारी देने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक विज्ञापन। तो आप निश्चित रूप से ऊपर ही ऊपर तो नाम लिख सकते हो कंपनी का, स्वाद, है ना। और हमारी विशेषताएं और क्या क्या बनाती है उसके छोटे छोटे, अगर आप चित्र बना सको तो ठीक, नहीं बना सको तो एक डिब्बा बना दो जिसमें अचार वगैरह लिख दो और नीचे लिख दो स्वाद है तो सब कुछ संभव है, या कुछ भी, कोई भी शेर शायरी, लोकोक्ति, कोटेशन, और नाम, पता, एड्रेस। एड्रेस पता ही होता है, पता, और नीचे मोबाइल नंबर जरूर लिखें। धूम्रपान जानलेवा है। धूम्रपान से होने वाले नुकसान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही, बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, इस प्रकार की बातें, कुछ कोटेशन। धूम्रपान से होने वाली हानियां, यहाँ पर एक खतरनाक चित्र कैंसर वाला बनाया जा सकता है। और धूम्रपान को हाँ ना, और
मतलब धूम्रपान जो है उसको अगर ना कहोगे तो उत्तम स्वास्थ्य की गारंटी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके भी आप विज्ञापन लिख सकते हो। यही प्रश्न अलग थे। तीसरे प्रश्न पत्र में, इस तीसरे सेट में भी वापस कॉमन प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कृत्रिम वर्षा वाला कॉमन है, उसके बाद में वो जो विटामिन डी वाला था वो वाला भी कॉमन प्रश्न है। इसके बाद में यदि तीसरे सेट में हम देखें तो कौन कौन से प्रश्न कॉमन नहीं है उनकी बात करेंगे। वैसे ग्रामर का कोई भी प्रश्न कॉमन नहीं है, तीसरा चौथा पांचवा छठा, तीसरा चौथा पांचवा छठा। इसके बाद में वही वाला 10वां और 15वां, उसमें 16वां था। तो तीसरा चौथा पांचवा छठा 10वां और 15वां ही हम देखेंगे। अब ये तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है ग्रामर के प्रश्न जो सबके अलग अलग दिए गए हैं। पदबंध पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देना है। तो शांत रहने वाला वह आज चुप नहीं रह सका, दूसरों को कष्ट देने वाला वह चला गया। कई बार क्लास में भी बताया जाता था। सर्वनाम पदबंध छांट कर लिखिए। सदा शांत रहने वाला वह, आंसर होगा सदा शांत रहने वाला वह। यहाँ तक सर्वनाम पदबंध है। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद। स्कूल नहीं आना ये क्रिया की ओर इंगित कर रहा है, और कई सप्ताह तक नहीं आए मतलब यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये पदबंध होगा क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इन पर बहुत ध्यान देना है ग्रामर पर। वह अपनी कमर में सदैव लकड़ी की एक तलवार बांधे रखता था। रेखांकित पदबंध का भेद, तलवार अंतिम शब्द है जो कि क्या है, एक संज्ञा है, तो ये होगा संज्ञा पदबंध। अगला प्रश्न, पर्व त्योहारों पर उसे विशेष रूप से बुलाया जाता था। अंत में जो आ गया हर एक सेट में आ रहा है ये। रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण लिखिए, उसमें भी ये आया था। अंत में आने वाली हमेशा क्रिया ही होती है, इसलिए ये कौन सा है, क्रिया पदबंध। और वैसे भी बुलाया जाना ये सब क्रिया है, इसीलिए ये क्रिया पदबंध है। समीक्षक उन्हें आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। कलाकार की विशेषता है आंखों से बात करने वाला, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध यहाँ पर होगा। पेपर उतना अच्छा है लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ करके समझ के अगर आप करोगे तो बहुत आसान है, वरना इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 में से 4 के उत्तर देना है। खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ऊपर ले चले। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए, तो यहाँ खुद ऊपर चढ़े, अपने साथ दूसरों को ले चले। यहाँ 2 अलग अलग बातें हैं, दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं, बीच में और लगने के कारण ये भी संयुक्त वाक्य है। अगर 2 शब्दों के बीच में आता तो फिर भी संयुक्त नहीं होता, ये संयुक्त है क्योंकि 2 वाक्यों के बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद लिखिए, तो कहीं कुछ भी नहीं दे रखा, केवल तो आने से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये सरल वाक्य है। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा रहा, सरल वाक्य है। वह बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। संयुक्त वाक्य में रूपांतरित करके लिखिए, इतना आसान है। वह बगल के कमरे में गया और कुछ बर्तन ले आया, कुछ बर्तन ले आया। आपको बताया भी गया था कि जाकर, खाकर, आकर, नहाकर, धोकर, जहां पर भी आए वहां और के प्रयोग से काम होगा। फिर दिया हुआ है इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद लिखिए। यहाँ पर तो की शब्द का प्रयोग आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा, बताया था।
तो यहाँ संज्ञा आश्रित उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य तो केवल मिश्र वाक्य में ही आते हैं। दरिया पर जाने पर उसे सलाम किया करो, मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए, है ना। जब दरिया पर जाओ, जब दरिया पर जाओ, या तो कोमा लगा दो या फिर तब उसे सलाम किया करो। जब दरिया पर जाओ तब उसे सलाम किया करो, ये मिश्र वाक्य बन गया। निर्देशानुसार समास पर आधारित, यहाँ श्वेत कमल हमने पढ़ा, नील कमल, बातें वही है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, दे भी रखा है कैसे, तो आप इतना सा लिखोगे कि यहाँ पर श्वेत है जो कमल, इसका समास विग्रह होगा, और कमल विशेष्य है और श्वेत विशेषण है, और जब विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। रेखांकित पद का समास विग्रह कीजिए और भेद का नाम लिखिए। तो सहन शक्ति का होगा सहन करने की शक्ति या सहने की शक्ति, एक ही बात है। सहन करने की शक्ति, और यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति। इसके बाद यहाँ एक बहुत खास बात इसमें एक और है कि जब भी ऐसी स्थितियां आए, हालांकि आपके मैटर के हिसाब से पर्याप्त है सहन करने की शक्ति, पर ऐसी चीजें जैसे यथाशक्ति, यथासंभव जहां पर लगता है, यहाँ कई जगह ये अव्यय के रूप में भी प्रयोग होता है, क्योंकि सहन शक्ति सबके लिए, अब एक बोर्ड एग्जामिनर क्या मानता है ये उस पर निर्भर करता है। सोच का फर्क है, कई जगहों पर अलग अलग मत है। विदेश में विद्या रूपी धन ही काम आता है, इसका समस्त पद और समास का नाम विद्या रूपी धन का लिखेंगे, विद्या धन। और ऐसी जगहों पर भी जहां विशेषण विशेष से उपमान उपमेय होता है ना, तो विद्या के समान धन, यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय समास। यथाशक्ति समास के किस भेद का उदाहरण है, तो निश्चित रूप से यथा आ गया, अव्ययी भाव समास। और द्विगु समास की पहचान बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो द्विगु समास की पहचान ये है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची तथा दूसरे प्रधान पद की संख्यावाचक विशेषता बताता हो, वह द्विगु समास कहलाता है। एक उदाहरण आपके इसमें दोपहर ही आया था, चाहो तो आप चौराहा लिख सकते हो, आप चाहो तो सप्ताह लिख सकते हो, और भी कई हैं, शताब्दी लिख सकते हो, इस तरह के शब्द। निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित 5 में से 4 के उत्तर। उम्मीद थी कि ऐसा न हो, पर शत्रु ने अपना रंग दिखाई दिया। वाक्य में से मुहावरा छांटकर, तो यहाँ पर है रंग दिखाना, और रंग दिखाना तो हो गया, पर दूसरा उसने पूछा वाक्य में प्रयोग भी करना है, तो मैं तो उसे भला मानुष समझता था, पर आखिर उसने अपना रंग दिखाई दिया। औकात बताना है ना, अपना वास्तविक रूप प्रकट करना। घमंड ने उसका दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। घमंड ने उसका सिर चकरा दिया, और भी बन सकते हैं, लेकिन या सर्वनाश कर दिया, ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन सर्वनाश करना मुहावरा नहीं है, सिर चकराना मुहावरा है। खून जलाना और खून खोलना, खून जलाना यानी चिंता करना, खून खोलना यानी क्रोध आना। अर्थ लिखकर दोनों मुहावरों का अंतर स्पष्ट कीजिए। खून जलाना एक नकारात्मक भाव है जिसमें अत्यधिक चिंता करना, और खून खोलना का तात्पर्य है बहादुरी पूर्वक कार्य, किसी अनैतिक के प्रति हमारा खून खोलना, तो ये अंतर हो जाएगा।
दूध की मक्खी होना मुहावरे का वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। वाक्य में प्रयोग आसान है। दूध की मक्खी होना, है ना। बहुत दिनों से हरिहर काका को उनके घर के लोग उनकी जायदाद के लिए संभाल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उनकी जायदाद अपने घर वालों के नाम कर दी तो वे दूध की मक्खी हो गए, है ना। आसान कार्य न होना, अर्थ को व्यक्त करने के लिए मुहावरा। आसान कार्य नहीं होना, इसके भी कई मुहावरे। टेढ़ी खीर होना, है ना। टेढ़ी खीर होना भी आसान कार्य न होना होता है। बहुत कठिन कार्य जब है, 3-4 अलग अलग मुहावरे पर टेढ़ी खीर होना बहुत आसान तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये आपने पढ़ लिया है, ये पढ़ लिया है, और एक प्रश्न इसमें 10वां आएगा जो आपने नहीं पढ़ा, मतलब ये इसी वाले सेट में दिया हुआ है। ये वाला गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 में से 3 के उत्तर देना है। ततारा क्यों प्रसिद्ध था? वह अपना परम कर्तव्य किसे समझता था? तो ततारा अपने साहस, बहादुरी और दूसरों के प्रति किए गए कार्यों के कारण प्रसिद्ध था, और वह अपना परम कर्तव्य राष्ट्र की सेवा और दूसरों की मदद करने को ही समझता था। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। गिन्नी का सोना पाठ से स्पष्ट है कि राष्ट्र उत्थान के लिए आदर्शवादी ही उत्तरदायी है। फिर भी अक्सर व्यवहारिकता का भी बखान क्यों होता है? व्यवहारिकता का बखान इसलिए होता है कि केवल आदर्शों से काम नहीं चलता। आदर्शों को यदि व्यवहारिकता के स्तर पर ले जाया जाए या व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर ले जाया जाए, तब भी यहाँ पर दोनों कार्य होते हैं, क्योंकि आदर्श व्यवहारिकता के स्तर पर नहीं जाएंगे तो वही बात होगी कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ होता है। अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ में नूह और जख्मी कुत्ते से जुड़ी घटना का उल्लेख करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको पता है, एक बार वह रास्ते पर जा रहा था तो एक जख्मी कुत्ता मिला, तो उसने कहा कि दूर हो जा मेरी रास्ते से जख्मी कुत्ते। तो उसने कुत्ते ने कहा कि न तो मैं अपनी इच्छा से कुत्ता हूं, न तुम अपनी इच्छा से इंसान हो। तो उसी दिन नूह की आंखें खुल गई। उसने यही कहा कि भाई हम सबको ईश्वर ने बनाया है, न तो मैं मेरी इच्छा से कुत्ता हूं, न तुम अपनी इच्छा से इंसान हो। तो इसका यही उद्देश्य है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। तीसरी कसम के शिल्पकार पाठ के आधार पर एक गीतकार के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक तो फिल्मी चकाचौंध में रह करके भी 20 साल तक फिल्मी दुनिया में रह करके भी उस ग्लैमर, उस चकाचौंध से दूर होना, ईमानदार होना, अपनी आदर्शवादी प्रकृति से जुड़ाव होना। इसमें यह भी बताया कि जब वो कहा था कि वह रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, तो उस पर गीतकार शैलेंद्र ने आपत्ति की थी। लेकिन नहीं, गीतकार ने आपत्ति की थी पर शैलेंद्र ने उसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं तो 10 दिशाएं कहूंगा, क्योंकि लोगों की इच्छा के कारण मैं उनके ऊपर उथला मन थोपना नहीं चाहता। तो एक अच्छे फिल्मकार जो इस दुनिया के रंग ढंग से अच्छी तरह वाकिफ थे और अपने हिसाब से चलने वाले, अपने आदर्शों का ध्यान रखने वाले व्यक्तित्व थे। यहाँ पर ये वाला शायद, हाँ ये हो चुका है। इसके बाद ये वाला हो गया, ये वर्षा ऋतु वाला हो गया, इनके क्रम बदले हुए केवल। ये वाला भी हो गया, देव देविका वाला। अब ये 15वां प्रश्न आपके लिए अलग है। ये 16वां जो है ये फास्ट फूड वाला हो गया था। ये संभवतः और निश्चित रूप से अंतिम प्रश्न है जो उस वाले सेट में नहीं आया था। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 40 शब्दों में विज्ञापन। जड़ी बूटियों से सौंदर्य प्रसाधन का उत्पादन करने वाली महक कंपनी की ओर से अपने उत्पादों की जानकारी देने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर भी जैसे आपने उसमें किया था स्वाद वाला अचार का, वैसे यहाँ महक कंपनी की बात कर सकते हैं।
जड़ी बूटियों से कॉस्मेटिक चीजें बनाने वाली, सौंदर्य प्रसाधन बड़ा बनाने वाली चीजें। हाँ, एक तरफ आप उन चीजों का चित्र दे सकते हो, नीचे पता और मोबाइल नंबर। वही सामान ऐसा है, एक पेड़ जरूर लगाएं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की ओर से ये भी ध्यान रखना है। ऐसे विज्ञापनों में ऊपर तो भले आप लिख दो कि पेड़ हमारे जीवन दाता, इस तरह की बातें करके वृक्षों के फोटो दे सकते हो, और ऑक्सीजन वगैरह क्या क्या विशेषताएं आप यहाँ नीचे लिखना। सौजन्य से पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, इस तरह की बातें की जा सकती है। तो मित्रों, ये थे आपके तीनों ही सेट में आशा है आपने अच्छे से समझा होगा और समझ बूझ के अच्छे से आपको ये पता लगा होगा कि मैं कहाँ हूँ, कितने गहरे पानी में हूँ। वैसे पेपर कुछ प्रश्न मॉडरेट से ऊपर, मॉडरेट लगभग थे, कुछ एवरेज थे और कुछ बिलो एवरेज भी थे। पर एक अच्छा विद्यार्थी, एक एवरेज विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से हल कर सकता है, लगभग 90% प्लस नंबर ला सकता है। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। हमने एक एक बात को अच्छे से समझाने का प्रयास जो हमें करना चाहिए था, वो हमारा कर्तव्य हमने सही से पूरा किया। फिर भी ये 99.9% हम कह सकते हैं कि पेपर पूरी तरह से सोच समझ के सोल्व करवाया गया है। अब ये कई बार होता है कि ये सीबीएसई एक आध क्वेश्चन को कहाँ पर उलट पुलट करता है, वो क्या सही मानता है, ये उसकी धारणा है, उसके अपने विचार है। हम तो इतना ही कहेंगे कि पेपर बहुत अच्छा था, आगे भी निशान से जुड़े रहे। मित्रों, बार बार इसलिए नहीं समझाया जाता कि एक संस्था के नाते, पर इसलिए समझाया जाता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में वह नाम जो हमें बार बार प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए और जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो ऐसे संस्थान से न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी जुड़े, क्योंकि केवल और केवल पढ़ना नहीं है, उस पढ़े हुए को अच्छे से आत्मसात करना है, समझना है। तो जल्द ही जुड़िए निशांस के साथ, क्योंकि निशांस है तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।